हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग 6 के बारे में। हमने भाग 1 से लेकर 5 तक बहुत विस्तार से चर्चा की है, जिसमें भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम राज्य क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद हमने भाग 2 के बारे में बात की है, और भाग जो 2 है उसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दे रखे हैं, जिसमें हम नागरिकता के बारे में हमने चर्चा की है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो तीसरा भाग है उसमें क्या है, उसमें अधिकारों के बारे में जानकारी दी है, मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक चर्चा की गई है, और उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 4 की, ये जो भाग 4 है इसमें राज्य को अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, और भाग 4 में राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें शॉर्ट में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक उल्लेख दे रखा है। वहीं अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और आर्टिकल 51 का संविधान में जोड़ा गया। हमने बहुत अच्छी तरीके से मूल कर्तव्यों की चर्चा की। उसके बाद में हमने भाग 5 के बारे में जानकारी दी। ये जो भाग 5 है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक उसमें दे रखा है, हमने बहुत अच्छी तरीके से उसकी भी जानकारी दी। आज हम बात करने वाले हैं भाग 6 के बारे में। ये जो संविधान का भाग 6 है, इसको खासकर राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। हम भाग 5 को संघ सरकार के बारे में जानकारी देते हैं, और जो भाग 6 है उसमें राज्य सरकार के बारे में जानकारी दी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भाग 6 है संविधान का भाग 6, ये जो संविधान का भाग 6 है, इसको हम राज्य सरकार, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राज्य सरकार के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम भाग 6 में अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक आर्टिकलों का उल्लेख किया गया है। यानी भाग जो 6 है उसमें 152 से लेकर 237 तक आर्टिकलों के बारे में बताया गया है। यहीं इस आर्टिकल की बात करें हम 152 की, इसमें बताया गया है राज्य शब्द को, यानी राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भाग 6 है इसको अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में कैसे? सेम उसी तरीके से हम 3 भागों में इसको बांटेंगे जैसे संघ सरकार के भाग 5 को हमने बांटा था। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के बारे में वहीं हम बात करेंगे विधायिका के बारे में, और यहाँ हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका यानी संविधान का भाग 6, जिसमें हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे। कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 152 से लेकर के 167 तक उल्लेख किया गया है। वहीं हम विधायिका के बारे में बात करें, संविधान के आर्टिकल 168 से लेकर के 213 तक हम पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। उसके बाद में अगर हम बात करें
संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर के 237 तक पढ़ेंगे हम न्यायपालिका के बारे में। ये जो 214 से लेकर के 237 है, इसमें हम दो कोर्ट की बात करते हैं। दो कोर्ट जिसके बारे में हम बात करें, एक तो हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट की और एक हम यहीं पर चर्चा करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये आर्टिकल 214 से लेकर के 237 तक में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम हाई कोर्ट से संबंधित बात करें, 214 से लेकर के 232 तक जो आर्टिकल है वो तो हाई कोर्ट से संबंधित है। वहीं हम बात करें 233 से लेकर के 237 तक जो उल्लेख किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। मेरे प्यारे दोस्तों, धीमे धीमे हम इन आर्टिकलों को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का सीक्वेंस नहीं होता है, क्रमबद्धता नहीं होती है, उसको पढ़ना न पढ़ना एक जैसा होता है। क्योंकि जब तक क्रम नहीं होगा किसी चीज़ का, समझाने से पहले उसको शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है कि उसको और कैसे ढंग से पढ़ाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के भाग 6 को हम इस तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की। ये जो कार्यपालिका है इसको हम 4-5 तरीके से देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कार्यपालिका है इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर राज्य को परिभाषित राज्य को परिभाषित करने के लिए हमें ढंग से आर्टिकल 152 देखना पड़ेगा। राज्य को परिभाषित किया गया है, यहाँ उस राज्य को परिभाषित होने की बात हो रही है, उस राज्य को परिभाषित करने की बात हो रही है जो एक देश में छोटे छोटे अंगों को, छोटे छोटे भागों को बांट दिया जाता है विकास करने के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे झारखंड, ये देश के अंदर राज्य हैं। इनकी भूमि होती है, इनकी सरकार होती है, इनमें भूमि होती है, सरकार होती है, जनसंख्या होती है। लेकिन यहाँ आर्टिकल 152 के अनुसार हम जिन राज्यों की बात कर रहे हैं वहाँ संप्रभुता नहीं होती। हम उस देश की अगर बात करें वहाँ संप्रभुता होती है, लेकिन जिन हम राज्यों की बात करें जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ भूभाग की बात होगी। क्योंकि राज्य को समझने के लिए हमें 4 तत्वों की आवश्यकता है। भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। लेकिन जिस राज्य शब्द को परिभाषित यहाँ पर किया जा रहा है 152 में, वहाँ जनसंख्या है, भूभाग है और मेरे प्यारे दोस्तों सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है इनको, यानी बाहरी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर परिभाषित किया गया है 152 में। वहीं हम बात करें आगे जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं वो है राज्यपाल। जिस हम राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका आर्टिकल है 153 से लेकर के 162 तक। यानी राज्यपाल के बारे में हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, 153 से लेके 162 तक। वहीं हम बात करें राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद के बारे में तो उसका उल्लेख दे रखा है आर्टिकल केवल 63 में। जैसे केंद्र की मंत्री परिषद होती है उसका उल्लेख आर्टिकल 74 में दे रखा है, वहीं सेम बात राज्य की है। राज्य की मंत्री परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है, 163 में। वहीं हम आगे बात करें संविधान का अगला आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है,
तो आर्टिकल कौन सा है? 164। जैसे 74 में मंत्रिपरिषद है केंद्र की, यहाँ राज्य की मंत्रिपरिषद है। जैसे 75 में वहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यहाँ 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे आर्टिकल की बात करें, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता महाधिवक्ता अगर हम शब्द की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 165 में दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कार्यपालिका को हमें इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, उसके बाद में हम विधायिका पढ़ेंगे, फिर हम न्यायपालिका पे आएंगे। लेकिन कार्यपालिका को भी देखा जाए, कार्यपालिका को भी खोला जाए तो कार्यपालिका इस तरीके से बटेगी। यानी कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राज्यपाल आता है, राज्य की मंत्रिपरिषद आती है, मंत्रिपरिषद के साथ साथ मुख्यमंत्री आता है, और कार्यपालिका में महाधिवक्ता आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 165 के बाद में जो आर्टिकल बचे 166 और 167, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन दोनों आर्टिकलों में राज्य सरकार के कार्य का उल्लेख किया गया है। यानी राज्य सरकार के कार्य क्या होंगे, इस बात की जानकारी 166 में और 167 में दी गई है। और यही हमने बात की है कि कार्यपालिका 152 से लेके 167 तक है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने राज्य के परिभाषित को अगर देखा है, अगर किया है, तो केवल यहाँ हमें 3 शब्दों के बारे में जानकारी रखनी है। केवल एक भूभाग, जनसंख्या और सरकार। इन राज्यों के पास में संप्रभुता नहीं होती है, बाहरी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। संविधान का हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, राज्यपालिका की मेन जड़ वो है राज्यपाल। राज्यपाल का जो उल्लेख दिया गया है वो आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक। जिस हम राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं, 153 से लेके 162 तक इसका उल्लेख है, और हमें चर्चा करनी है आर्टिकल 153 पर। ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है कि भारत में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। यानी क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। यानी आर्टिकल 153 में क्या लिख रखा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा हुआ था आर्टिकल 153 में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में संशोधन किया गया 7वां, और 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, और 1956 में करके राज्यपाल के संदर्भ में ये कह दिया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी क्या कर दिया इसमें 7वें संविधान संशोधन के द्वारा? एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसा लिख दिया है, और आज ऐसा ही हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों,
एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जाता है और है, क्योंकि यूपी की जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल पर अतिरिक्त प्रभार किसका है? मध्य प्रदेश का। मेरे प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये कब कर दिया? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। हमने राज्यपाल के बारे में जानकारी दी, और यहाँ आपसे पेपर में पूछा जाता है कि राज्यपाल का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है, यानी राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 153 में। वहीं इससे अगले आर्टिकल की बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख करता है, संविधान का आर्टिकल है 154। ये आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 154 है, इसी के माध्यम से ये साबित होता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान उधर राष्ट्रपति होता है। वहीं हम बात करें कि केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और यही हम बात करें राज्य में कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। मेरे प्यारे दोस्तों, जहां वास्तविक आती है वहां आंसर दूसरा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉलिटी है जिसमें जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है उसका आंसर बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, कि राज्यपाल कार्यपालिका के संबंध में कोई कार्य करेगा तो वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल कोई कार्य करेगा तो वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कार्य करेगा। और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग का मतलब है राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल काम करता है। और यहीं पर लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल है स्वयं विवेकीय शक्तियों में। यानी क्या लिखा हुआ है इसमें? जो स्वयं विवेकीय शक्तियां हैं उन पर राज्यपाल खुद निर्णय लेता है, लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी पूछ सकता है कि स्वयं विवेकीय शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सबसे पावरफुल है? तो आंसर राज्यपाल है। राष्ट्रपति से भी ज़्यादा स्वयं विवेकीय शक्तियाँ किसके पास हैं? राज्यपाल के पास है। ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल 154 में। हम कार्यपालिका शक्ति के संबंध में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति में न्यायिक शक्तियाँ पढ़ेंगे हम, विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे हम। मेरे प्यारे दोस्तों, न्यायिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और नियुक्ति संबंधी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें आर्टिकल 155 की, संविधान का आर्टिकल 155 है, वो क्या कहता है? अगर हम संविधान के आर्टिकल 155 के बारे में बात करें, ये जो आर्टिकल 155 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, यानी क्या दे रखी है इधर? राज्यपाल की नियुक्ति संविधान में किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल कौन सा है? 155। अब इसी आर्टिकल में लिखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो वहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति स्वयं विवेकीय शक्तियों से राज्यपाल की नियुक्ति करता है या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 155 में लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, लेकिन आर्टिकल 74 में लिखा है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। और वहीं लिखा है मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब ये है केंद्र सरकार मंत्रिपरिषद जिस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति को देगी उसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा। इस बात की जानकारी हम व्यवहार के हिसाब से देखते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति किसके कहने से कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद के कहने से। तो मंत्रिपरिषद के कहने से ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 155 में। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें आर्टिकल 155 के संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध बनाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए 1983 में एक आयोग बना जिसका नाम है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, ये जो सरकारिया आयोग है इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने अपनी रिपोर्ट देते हुए ये कहा कि आर्टिकल 155 में संशोधन करना चाहिए संसद को। क्या लिख दिया? आर्टिकल 155 में संसद को संशोधन करना चाहिए और संशोधन करके ये लिख देना चाहिए कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श अवश्य करेंगे। यानी यहाँ क्या कह दिया? परामर्श करेंगे। यानी क्या कह दिया यहाँ पर? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में कर रहे हैं एक बार उसके मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य लें। ये सरकारी आयोग ने रिपोर्ट देते हुए आर्टिकल 155 में संशोधन करने की बात कही। लेकिन बात ये है, राष्ट्रपति यानी इस राष्ट्रपति ने इस आयोग की बात को माना, लेकिन संविधान में संशोधन तो नहीं किया। लेकिन व्यवहार में ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है। आपसे ये पूछा जा सकता है क्या राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जब सीएम से परामर्श लिया जाता है क्या ये संवैधानिक बाध्यता है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी आर्टिकल में लिखा ही नहीं है। व्यवहार है, लेगा सलाह तो ठीक, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सरकारिया आयोग है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है RS सरकारिया। ये जो RS सरकारिया हैं इनका पूरा नाम है रणजीत सिंह सरकारिया। इनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना। इसी से संबंधित केंद्र राज्य संबंधों को जांचने के लिए एक आयोग बना जिसका नाम है पुंछी आयोग। ये जो पुंछी आयोग है ये बना 2007 में। ये जो पुंछी आयोग है ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंधों को स्थापित करने के लिए क्या क्या बहुत जरूरी है उसके लिए एक आयोग बना जो पुंछी आयोग है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पुंछी है ये MM पुंछी है इनका पूरा नाम। यहाँ M का मतलब है मदन या दूसरी M का मतलब है मोहन और ये पुंछी है ये, यानी ये पूरा नाम है मदन मोहन पुंछी। ये मदन मोहन पुंछी
ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ये सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। एम पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग बना, पुंछी आयोग। ये राज्यों के और केंद्र के बीच में संबंधों को स्थापित करने के लिए बना। इस पुंछी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिश पे होनी चाहिए। एक कॉलेजियम की सिफारिश पर होनी चाहिए। कॉलेजियम होता है चयन मंडल। यानी कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम एक चयन मंडल होता है और इसमें पुंछी आयोग ने कहा कि इसमें अध्यक्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री, और जो बाकी के सदस्य हैं उसमें एक होना चाहिए उपराष्ट्रपति और अन्य और सदस्य होने चाहिए लोकसभा अध्यक्ष, एक होना चाहिए लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक होना चाहिए गृह मंत्री। ये इस कॉलेजियम का सुझाव किसने दिया था? पुंछी ने। पुंछी आयोग ने कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनाओ और इस कॉलेजियम में ये सदस्य होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें, सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति आता है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आता है, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रोटोकॉल के हिसाब से तीसरे नंबर पर आ रहा है और उस व्यक्ति को कॉलेजियम का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और जो दूसरे नंबर पर आ रहा है उसको सदस्य बनाया जा रहा है। ऐसे कॉलेजियम का सुझाव कौन दे रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है पुंछी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन कौन से आयोग हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बनाए गए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो पुंछी आयोग और एक सरकारी आयोग, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। हमने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में बात की। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करने वाले हैं आर्टिकल 156 के बारे में। आर्टिकल 156 क्या कहता है राज्यपाल के संबंध में? यानी संविधान का आर्टिकल 156 राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है। यानी राज्यपाल का कार्यकाल किस आर्टिकल में दे रखा है? 156 में। कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ दो बातें लिखी हुई हैं। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। यानी यह क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, और यहां दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 156 में। ये दो ही बातें लिखी हुई हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, जब प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा राज्यपाल, तो फिर कार्यकाल किस मतलब का? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में ये है कि अगर कभी भी ऑप्शन में आए कि इनमें से राज्यपाल का कार्यकाल कौन सा है, राज्यपाल कितने समय तक राज्यपाल पद पर रह सकता है, ऑप्शन पहला अगर प्रसाद पर्यंत है और दूसरा या फिर तीसरा या चौथा कोई भी हो, या फिर चौथा ऑप्शन प्रसाद पर्यंत हो, पहला हो 5 वर्ष, तो आप प्रसाद पर्यंत को लगाओगे। क्योंकि जिस हिसाब से लिखा है संविधान में, उसमें पहला ही शब्द क्या है? प्रसाद पर्यंत, और दूसरा पॉइंट क्या है? 5 वर्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या राज्यपाल को हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है, परमानेंट कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल को जब हटाया जाएगा तो क्या राज्यपाल हटने को क्या न्यायालय में चुनौती दे सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वही हम बात करें आगे, क्या राज्यपाल को हटाने के संबंध में संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के
किसी भी आर्टिकल में राज्यपाल को हटाने का कोई भी आधार नहीं है, कहीं भी नहीं दे रखा है। अगर हम हटाने के संबंध को लेकर के चलें, राज्यपाल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिसका नाम है बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ सन 2010। इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। राजनीतिक विचारधारा का आधार का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, मान लो सरकार चेंज हुई तो आप आते ही किसी को नहीं हटाओगे, आप उस पर कोई आरोप तो हो कि आते ही अपने स्वार्थ के कारण उसको हटा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ हटाने की बात आती है तो अगर हम सबसे पहले बात करें 2004 में बीजेपी की सरकार सत्ता से गई, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, 2004 में आते ही 8-9 राज्यपालों को पद से हटा दिया। उसी को कोर्ट में चुनौती दी गई और 2010 में बीपी सिंघल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्यपाल को विचारधारा के, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। लेकिन 10 साल बाद 2014 में कांग्रेस की सरकार गई और यहाँ बीजेपी की सरकार आई, आते ही 7-8 राज्यपालों को पद से हटा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की अब मानना क्यों की जाती है? मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बार, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो बीपी सिंघल वाले केस की जो बात है वहाँ राज्यपालों को फिर हटाया गया आते ही, तो ऐसी बातें भी पेपर में आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में ये कहा था कि राज्यपाल को किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। वो कौन सा केस है? बीपी सिंघल बनाम भारत संघ सन 2010। वही पुंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के संबंध में कहा कि राज्यपाल को हटाया उसी विधि से जाएगा जिस विधि से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, यानी राज्यपाल को हटाने के लिए भी क्या लाया जाए? महाभियोग लाया जाए राज्य विधानमंडल में। ऐसा पुंछी आयोग ने सुझाव दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल के कार्यकाल की बात हमने की है। आगे हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी राज्यपाल की जो योग्यता है उसके बारे में संविधान क्या कहता है। संविधान के आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख दे रखा है, क्वालिफिकेशन का उल्लेख दे रखा है। इस आर्टिकल 157 में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ऐसा लिखा हुआ है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी यह क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, यानी कम से कम 35 वर्ष का तो होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बस 2 ही बातें लिखी हुई हैं राज्यपाल की क्वालिफिकेशन से संबंध में। यहीं पर हम बात करें, व्यवहार में ये है कि संविधान में तो नहीं लिखा, लेकिन इतना है व्यवहार में कि कोई राज्यपाल बनना चाह रहा है, यानी किसी को अगर राज्यपाल बनाया जाता है तो सबसे पहली बात यह है कि वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ ये कहा जाता है कि मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकता, इसको छोड़कर बाकी अन्य राज्यों का राज्यपाल बन सकता हूँ, ये इसकी क्वालिफिकेशन कहती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यह इसका मतलब यह खुद व्यक्ति अपने ही राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है, लेकिन इसका एक बार उल्लंघन हुआ है। पश्चिम बंगाल में धर्मवीर
धर्मवीर सिंह को राज्यपाल बनाया गया था और वो पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे। ये एक बार उल्लंघन हुआ है बस इसका। तो राज्यपाल की क्वालिफिकेशन 157 में है। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 158 क्या कहता है राज्यपाल के बारे में। संविधान का आर्टिकल 158 में यहाँ सेवा, राज्यपाल की सेवा व शर्तों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सेवा शर्तों का उल्लेख है आर्टिकल 158 में। आर्टिकल 158 में सेवा शर्तों का उल्लेख है, यहाँ वेतन का उल्लेख है, यहाँ पर भत्ता का उल्लेख है तथा यहाँ पर पेंशन का उल्लेख है। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल को कितनी पेंशन दी जाएगी, कितना वेतन दिया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इन सब का निर्धारण संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। राज्यपाल को कितना वेतन दिया जाएगा, राज्यपाल को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कितनी पेंशन दी जाएंगी, ये कौन निर्धारित करती है? संसद करती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल को जो वेतन है वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि। मान लो कोई राज्यपाल यूपी का राज्यपाल है, उसको यूपी से वेतन मिल रहा है, लेकिन उसको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है मध्य प्रदेश का। क्या उसको मध्य प्रदेश का उतना ही वेतन राज्य देगा जितना वेतन राज्यपाल को यूपी दे रहा है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। एक राज्यपाल यूपी का हो या फिर वही एमपी का हो या फिर वही हरियाणा का हो, मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल को कितना वेतन देंगे ये तीनों मिलकर, इसका जो भी अनुपात होगा उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऐसा आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि यदि राज्यपाल यूपी का है या फिर किसी एक राज्य का राज्यपाल है और दो राज्यों का अतिरिक्त प्रभार उसको दिया गया है, तो वेतन उसको कैसे मिलेगा? उसके अनुपातों का, उसके यानी वेतन का अनुपात कौन तय करेगा? तो कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। ये है आर्टिकल 158 में। वहीं हम बात करें राज्यपाल की आर्टिकल 159 के बारे में। 159 क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है राज्यपाल के संबंध में? संविधान का आर्टिकल 159, इसमें राज्यपाल की शपथ के बारे में लिखा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल को जो शपथ है संबंधित राज्य का हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसका ही व्यक्ति राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ उसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के आर्टिकल 159 में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राज्यपाल शपथ लेता है, किस बात की शपथ लेता है? ये शपथ लेता है संविधान की रक्षा व लोगों के कल्याण की। यानी वो शपथ किसी की लेता है? संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की। अब मेरे कहने का मतलब ये है, कोई राज्यपाल यदि वो यूपी का है और उसको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है मध्य प्रदेश का, तो क्या वो उसने यूपी के राज्य में शपथ ली, क्या वो उसको जैसे अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का दिया जाएगा तो क्या उसको मध्य प्रदेश में भी जाके शपथ लेनी होगी? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसको वहाँ की भी शपथ लेनी होगी, क्योंकि इसने जो शपथ ली है यूपी में संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की, अगर उसने मध्य प्रदेश में शपथ नहीं ली तो वो खुद सोचेगा जब मैंने शपथ ही नहीं ली है तो मैं यहाँ क्यों
लोगों का कल्याण करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। क्या राज्यपाल को अतिरिक्त राज्य का कार्यभार दिया जाता है, अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो क्या वो पुनः शपथ लेता है? लेता है मेरे प्यारे दोस्तों। यही हम बात करने वाले हैं। संविधान में 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी शपथ का उल्लेख उनसे संबंधित ही अनुच्छेदों में है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो 3 व्यक्ति हैं उसमें सबसे पहले हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 60 में दे रखा है। वहीं दूसरे नंबर पर हैं उपराष्ट्रपति, जिनकी शपथ का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 69 में दे रखा है। वहीं हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 159 में। ये वो 3 व्यक्ति हैं जिनकी शपथ का उल्लेख उनसे ही संबंधित आर्टिकलों में है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने राज्यपाल की बात की, कल हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। न्यायिक शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायिका शक्तियाँ, हम सभी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।